सभी बच्चों को ऐसी ऐसी टिप्स बताने वाली हूं, इस तरीके से आपको जो है टेक्निक बताने वाली हूं जो आपको आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम में जरूर 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 फॉलो करनी है अगर आप अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम में 80 में से 80 नंबर लेकर आना चाहते हो तो। हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रही हूं आप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया होगे। सो मैं हूं तान्या मुंजाल। सो भाई, इस वक्त पर बहुत सारे बच्चों का सिर्फ एक ही यही प्रॉब्लम चल रहा है कि मैम पढ़ सब कुछ लिया, सब कुछ आता है, सारी रिवीजन अच्छे से कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, बट फिर भी जो है एग्जाम में पूरे नंबर नहीं आ रहे। मैं ऐसा क्या करूं, किस तरीके से आंसर अटेम्प्ट करूं कि मेरे एग्जाम में जो है 80 में से 80 नंबर आ सके। बट टीचर बहुत नंबर काट रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन होता है तो उसमें टीचर 3 साढ़े 3 नंबर या 4 साढ़े 4 नंबर दे रहा है, पूरे नंबर नहीं मिल रहे। 3 नंबर के क्वेश्चन में मुझे 1-1.5 नंबर मिल रहे या मैक्सिमम 2 नंबर मिल रहे, यानी मैं पूरे नंबर जो है मैम नहीं ले पा रहा हूं। मैं ऐसा क्या करूं, मैं किस तरीके से जो है आंसर को अटेम्प्ट करूं कि मैं अपने एग्जाम में 80 में से 80 नंबर ले पाऊं। तो भाई आज मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली हूं, क्योंकि मैं आज आप सभी बच्चों को ऐसी ऐसी टिप्स बताने वाली हूं, इस तरीके से आपको जो है टेक्निक बताने वाली हूं जो आपको आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम में जरूर 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 फॉलो करनी है अगर आप अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम में 80 में से 80 नंबर लेकर आना चाहते हो तो इन बातों का जरूर ध्यान देना कि कैसे जो है आपको एक परफेक्ट तरीके से जो है अपने आंसर को अटेम्प्ट करना है अपने एग्जाम में। ठीक है, सो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधी बात पर चलते हैं। देखो बेटा, जो भी न्यूमेरिकल जो है आप लोगों के एग्जाम में आ रहा है उसका प्रॉपर फॉर्मूला जरूर लिखना। बच्चे सीधा आंसर निकालना शुरू कर देते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते बेटा, फॉर्मूले के भी नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जरूर लिखे, प्लस यूनिट्स भी जरूर लिखे। यूनिट्स का मतलब यह है कि अगर लेट्स से नेशनल इनकम का क्वेश्चन है तो रुपीज में तो रुपीज जरूर लिखे, करोड़ है, लैक्स है, या जो भी यूनिट्स है वो जरूर लिखे, अदरवाइज आधा नंबर टीचर यहां पर भी काट लेता है। दूसरी चीज, अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखे, पैराग्राफ मत लिखे। क्यों नहीं लिखना पैराग्राफ में, मैं आपको सीधी बात बताती हूं। देखो, बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होगी, है ना। अगर मान लो लेट्स से आपने 2 पेज का कोई आंसर लिखा, 2 पेज का मान लो आपने 6 नंबर का एग्जांपल लेती हूँ मैंने, आपने आंसर लिखा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश में गड़बड़ होती है, वो अच्छे से लिख नहीं पाते। जब टीचर चेक करता है ना उस आंसर को, तो अपनी बात को जो बच्चा ना इंग्लिश की फॉर्म में वो नहीं बोल पा रहा, बता ही नहीं पा रहा, वो प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा, और बेचारा बिना बात के नंबर गवा देता है, बिना बात के नंबर कट जाता है, आता हुआ क्वेश्चन बेचारे का गलत हो जाता है। तो पैराग्राफ में मत लिखे, पॉइंट्स में लिखे, सीधा स्पष्ट पॉइंट लिखे, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो पॉइंट वाइज जरूर करिए। इसके अलावा प्रॉपर लेबलिंग एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है टेबल और डायग्राम की। लेबलिंग का मतलब ये है कि लेट्स से डायग्राम है, आपका एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, ये जरूर लिखे। और डायग्राम अगर बना रहे हो या टेबल अगर बना रहे हो तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मस्ट है। बहुत सारे बच्चे खाली टेबल या डायग्राम बना के आ जाते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन ही नहीं देते और फिर आके बोलते हैं कि हमारे नंबर कट गए। बेटा इसलिए कटे क्योंकि आपने डायग्राम या टेबल की एक्सप्लेनेशन नहीं करी। तो जब भी डायग्राम को एक्सप्लेन करो तो स्टार्ट ऐसे किया करो, इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट करके, या टेबल के एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग इस तरीके से कर सकते हो कि इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट करके आप अपनी एक्सप्लेनेशन दो। बिना एक्सप्लेनेशन के नहीं चलेगा, नंबर कटेंगे। उसके बाद प्रॉपर हेडिंग्स लिखो एंड देन एक्सप्लेन करो। लेट्स से आपने पहला पॉइंट जो भी हेडिंग बनाई, हेडिंग बनाओ और उसके बाद जो है उसको आप एक्सप्लेन करो। फिर जो है दूसरी हेडिंग आप जो भी बना रहे हो, ठीक है, उसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन करो, यानी प्रॉपर हेडिंग लिखो एंड देन जो है उसकी एक्सप्लेनेशन दो। ठीक है, इसके अलावा अंडरलाइन करो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टीचर देखना चाहता है ना, जो भी एग्जामिनर है उसको देखना चाहता है कि ये वर्ड होना चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस क्वेश्चन में ये वर्ड देखना चाहता है, वो हाईलाइट चीजें देखना चाहता है, राइट। तो जो भी हाईलाइटेड चीजें हैं, जो आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो आपका जो एग्जामिनर है उसको जरूर चेक करे, तो आप उसको अंडरलाइन करो। बहुत सारे बच्चे अंडरलाइन नहीं करते, प्लीज उसको अंडरलाइन करें ताकि जो भी टीचर आपका पेपर चेक कर रहा होगा ना वो उसको देखे, वो इंपॉर्टेंट वर्ड देखे, उसको समझ आ जाएगा कि भाई बच्चे ने सही लिखा है, वो सीधा टिक मारेगा, सीधा आपको नंबर दे देगा। ठीक है, तो अंडरलाइन जरूर करिए। अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की यहाँ पर मैं बात करती हूँ। अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कई बार कोई भी डायग्राम कुछ भी पिक्चर बनी हुई आ जाती है। जैसे लास्ट टाइम
इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, बुल बना दिया था इन्होंने, है ना, और ऐसे क्लाउड में उसने इन्फ्लेशन लिख दिया था और क्वेश्चन आया था कि किस तरीके से जो है आरबीआई जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, है ना। तो साफ पता चल रहा है इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई क्या करेगी, आपको पता है सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है ना, सो दैट आपको पता है मनी की सप्लाई कम हो वगैरह वगैरह, सो दैट जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, देश में स्टेबिलिटी आ सके। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको बहुत अच्छे से करना। प्लस इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कई बार जो है आपके पास इस तरीके से जो है इमेज आ जाती है, इस तरीके से जो है वो आपको इस तरीके से वो आपको डायग्राम बना के दे देता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड वो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे अगर मैं लेट्स से ये आपके पास डायग्राम है, उसने बोला कि रूरल एरिया में जो है ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है और अर्बन एरिया में कम लोग एम्प्लॉयड है। डेटा दे दिया उसने लेट्स से कि जो है लेट्स से कि 60% रूरल एरिया के लोग एम्प्लॉयड है और मान लो 40% जो है अर्बन एरिया के लोग क्या है एम्प्लॉयड है। तो जो डेटा गिवन है उस डेटा को भी आप जरूर मेंशन करो आंसर लिखते वक्त, है ना, कि फिर रीजन दे दो कि क्यों गांवों में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, क्योंकि गांवों में जनरली गरीबी ज्यादा होती है, तो इस वजह से लोग अपना पेट पालने के लिए, इसलिए वहाँ पर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, या गांवों में जनरली लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जाता है, दैट्स वाई गांवों में जो है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है जनरली ज़्यादा देखने को मिलती। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ डेटा आपके पास गिवन है तो उस डेटा को इस्तेमाल जरूर करें, यूज़ करो उस डेटा को फ्रॉम द पिक्चर। आप कई बार डेटा को इग्नोर करते थे, तो वो डेटा भी जरूर मैंशन करिए, वो रहता है इंपॉर्टेंट, वो आपको अपने आंसर में जरूर उसको मैंशन करिए, ठीक है, इससे आपका आंसर काफ़ी अट्रैक्टिव बनता है। इसके अलावा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, जैसे कि मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड कई बार आरबीआई वाला जो चैप्टर टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, एनवायरमेंट वाले चैप्टर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, या कई बार इंडिया चाइना पाकिस्तान वाले चैप्टर से कोई पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो हमेशा याद रखना, लेट्स से पूरा का पूरा पैराग्राफ गिवन है आपके पास, पैराग्राफ गिवन है और इससे रिलेटेड मान लो उसने 2 क्वेश्चन गिवन, तो सबसे पहले हमेशा याद रखना पैराग्राफ को पढ़ने से पहले बच्चे अक्सर छोड़ जाते हैं, ये बोनस क्वेश्चंस रहते हैं, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चंस रहते हैं, काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चंस रहते हैं राजे, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, कोई इंग्लिश वाले वो अनसीन पैसेज वाले पैराग्राफ नहीं रहते वाले कि बहुत मुश्किल होंगे, बहुत आसान पैराग्राफ क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पैराग्राफ गिवन है और उससे रिलेटेड मान लो 2 क्वेश्चन है, पहले पूरा पैराग्राफ मत पढ़ो, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, टाइम बचेगा, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या डिमांड करे, उसके हिसाब से आप निकालो। कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन जो है आपको आते होते हैं, बिना पैराग्राफ पढ़े भी आपको वो क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, या अगर वो नहीं आते तो आप पैराग्राफ में से निकालिए, अच्छे से रीड करिए, बहुत आसान पैराग्राफ होता है, वहां से जो भी कीवर्ड्स है ना, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, मान लो कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो वो जरूर अपने आंसर में लिखिए, और थोड़ा बहुत अपनी आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, तो आप दोनों मिला के बढ़िया सा आंसर बनाइए, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करिए एंड देन पैराग्राफ को पढ़िए, पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन रीड करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन पैराग्राफ पे चाहिए। ये टेक्निक जरूर आप देखना, आपका टाइम बहुत बचेगा, आपका लिटरली बहुत टाइम बचेगा, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की भी कई बार नीड नहीं पड़ती। इसके अलावा जो भी कीवर्ड्स है जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर अपने आंसर में लिखिए, और थोड़ा बहुत आप अपने लैंग्वेज में भी मिक्स करके लिख सकते हो, तो बढ़िया आंसर आप लोगों का बन जाता है, आसान क्वेश्चन आता है। इसके अलावा प्लीज अगर हो सके तो फ्लो चार्ट जरूर बनाइए, फ्लो चार्ट जैसे कि अब इन्फ्लेशन के ऊपर आए कि आरबीआई जो है किस तरीके से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, तो आप पॉइंट्स बना के तो लिखोगे कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई जो है इंक्रीज कर देता है सीआरआर वगैरह, एलआरआर वगैरह वगैरह, क्यों करता है, पॉइंट्स बना के तो लिखोगे। इसके अलावा आप जो है अगर मैं बात करूं फ्लो चार्ट भी बनाइए कि इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, इन्फ्लेशन के केस में है ना आरबीआई क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, है ना, ये थोड़ा बहुत लिखिए, क्यों करेगा, ताकि देश में मनी की सप्लाई कम हो सके, लोगों के पास पैसा कम तो लोगों की परचेजिंग पावर, पूरा लिखे, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम तो डिमांड कम, डिमांड कम तो प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल, देश में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट जहाँ पे बना सकते हैं वहाँ पे बनाइए। आपका टीचर जो है ना, जो एग्जामिनर होगा, जो आपका पेपर चेक करेगा, वो देखेगा भी नहीं आपके पॉइंट्स को, आप वो सीधा फ्लो चार्ट देखेगा, सीधा टिक करेगा, 3 नंबर 4 नंबर जितने का भी क्वेश्चन है पक्के हो जाएंगे। तो फ्लो
चार्ट जहां पे बन सके वो जरूर फ्लो चार्ट जरूर बनाइए। इसके अलावा हमेशा ऑलवेज चूज न्यूमेरिकल्स इंस्टेड ऑफ थ्योरी क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ जाता है और चॉइस में आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन होता है, तो आपके पास चॉइस होती है कि आप न्यूमेरिकल करना चाहो या थ्योरी क्वेश्चन करना चाहो। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है अच्छे से तो हमेशा न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना, न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना, क्योंकि वहां पर गलती होने के चांसेस जनरली क्या रहते हैं, कम रहते हैं, वो ज्यादा स्कोरिंग रहते हैं, वो ज्यादा स्कोरिंग है न्यूमेरिकल। थ्योरी वाले क्वेश्चंस में जनरली टीचर नंबर काट लेता है, न्यूमेरिकल में टीचर नंबर नहीं काटता। अगर आपने प्रॉपर फॉर्मूला लिखा है, बढ़िया सा आंसर अटेम्प्ट किया है, लास्ट में यूनिट्स लिखे तो नंबर नहीं कटेंगे। तो अगर आपको न्यूमेरिकल आता है अच्छे से तो हमेशा न्यूमेरिकल आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, थ्योरी का क्वेश्चन सेकेंड। इसके अलावा ध्यान से देखिए, कई बार जो सबसे ज्यादा बच्चे जो गलती करते हैं, ध्यान से देखना, जो मैं अधिकतर देखती हूँ, बच्चा क्या करता है, सेक्शन ए, लेट्स से उसने शुरू किया सेक्शन ए से, पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का डाल दिया, दूसरा क्वेश्चन सेक्शन बी का कर दिया, तीसरा क्वेश्चन फिर से सेक्शन ए का उठा लिया, चौथा क्वेश्चन फिर से सेक्शन ए का उठा लिया, पांचवा क्वेश्चन फिर से सेक्शन बी का उठा लिया। ऐसे मत करना। अगर जहां सेक्शन ए शुरू किया है, लेट्स से आपने यहां पर सेक्शन ए शुरू किया, तो यहां पर सारे सेक्शन ए के ही आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, फिर सेक्शन बी की तरफ शुरू करिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो वहां पे स्पेस छोड़ दीजिए अपने हिसाब से कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का तो उसके हिसाब से स्पेस छोड़ दो, 4 नंबर का तो उसके हिसाब से छोड़ दो, 6 नंबर का तो उसके हिसाब से छोड़ दो, स्पेस छोड़िए और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, ठीक है। बट ये नहीं होना चाहिए कि पहला सेक्शन ए कर दिया फिर सेक्शन बी, तो बहुत ज्यादा ना खिचमिच मचती है, टीचर इरिटेट हो जाता है ढूंढने में ही को कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। बहुत ज़्यादा इरिटेट मत करो टीचर को, जितना ज़्यादा तुम इरिटेट करोगे ना टीचर को चेक करने में, उतने ज़्यादा टीचर जो है नंबर काटेगा। सच बता रही हूँ, जितना तुम अपने एग्जामिनर के लिए, अपने टीचर के लिए पेपर चेक करना आसान बनाओगे, उतने ज़्यादा तुम स्कोर कर सकते हो। हमेशा याद रखना इस चीज को। इसके अलावा कई बार जो है मेरे को जनरली बच्चा ये बहुत पूछ रहा है कि मैम जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि मान लो ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम में डिफरेंस, या फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड में डिफरेंस, या स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस, कि यहाँ पर हमें बेसिस लिखना जरूरी है? नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है, बिना बेसिस के भी आप लिख सकते हो। जैसे कि आपने कोई डिफरेंस लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डाल के, जैसे लेट्स से स्टॉक एंड फ्लो के ऊपर हम बनाते हैं, ये स्टॉक ले लिया मैंने, ये आपने फ्लो ले लिया, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लिख दिया, इसका भी फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिख दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ लिख दिया, इसका भी सेकंड पॉइंट यहाँ। तो मतलब जरूरी नहीं है आप बेसिस लिखना, आते हैं तो लिख लेना, अगर आपको आते हैं तो जरूर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आते हैं तो जरूर लिखिए, बट अगर नहीं आते तो जरूरी नहीं है। बीएसटी में, बिजनेस स्टडीज में जनरली रहता है वहां पे लिखना, बट यहाँ पे एज सच इतनी कंपल्शन नहीं है, तो बिना उसके भी आपके नंबर आ जाएंगे, कोई कटेंगे नहीं, ठीक है। सो कोई जरूरी नहीं है लिखना बेसिस वगैरह, ठीक है, अगर आते हैं तो लिख देना, बट टेंशन मत लेना कि यार नहीं आते तो क्या नंबर कटेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा नो नीड टू शो रफ वर्क फॉर दी एमसीक्यू। बहुत सारे बच्चे जो है एमसीक्यू में कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, आपको भी पता है एमसीक्यू में भी कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बच्चे वहां पर जो है जहां पर आंसर लिखते हैं वहां पर प्रॉपर रफ साइड में उसको शो, वर्किंग नोट में बेसिकली आप लोग शो करना शुरू कर देते हो उस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन। कोई जरूरी नहीं है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में कोई भी वर्किंग नोट शो करने की जरूरत नहीं है। आप अपने रफ पेज पे फटाफट से जो भी सॉल्व कर सकते हो और उसको सीधा सीधा आप आंसर लिख सकते हो, बिना बात का टाइम वेस्ट मत करना कि वर्किंग नोट शो करना है एमसीक्यू में भी, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है एमसीक्यू के लिए कोई भी वर्किंग नोट शो करने की, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूज डेटा ओनली इफ यू आर श्योर। जिस डेटा के लिए आप श्योर हो वही डेटा आप लिखो। इंडियन इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डेटा होता है, अगर आप उस डेटा के लिए श्योर हो कि बिल्कुल सही है तो ही लिखो, वरना बिना बात के टीचर नंबर काट लेगा। गलत लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, लेकिन अगर नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। नहीं लिखा फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर गलत लिखा तो गारंटेड नंबर कटेंगे, ठीक है। तो गलत मत लिखना, आता है तो लिखना, नहीं आता तो छोड़ देना। प्लीज नीट एंड क्लीन पेपर लिखिए। मैं मानती हूं कोई ना कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है कि आपने मान लो कोई गलत कर दिया, लेट्स से आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया, आपने क्वेश्चन लिखा गलत हो गया, नॉर्मल एक छोटा सा कट लगाइए, उसके बाद दोबारा अटेम्प्ट करिए। ये नहीं कि गुचमुच मारा जाए, ऐसे साफ सुथरा करिए। गलतियां नॉर्मल है, किसी से भी हो सकती है, साफ सुथरा तरीके से काटा मारिए, ऐसे नहीं कि गुचमुच मार दिया। कोशिश करिए कि कम से कम गलती हो, ठीक है, बट अगर हो जाती है तो एक साफ सुथरे तरीके से काटा मारिए, ऐसे नहीं कि गुचमुच कर दो, ठीक है। इसके अलावा लीव स्पेस फॉर द क्वेश्चन इफ यू आर नॉट श्योर। अगर लेट्स से आप सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं आता, आपने 1 कर लिया, 2, 3, 4, 5, 6 तक कर लिए, 7 आपको नहीं आता, तो आप स्पेस छोड़ दो, ठीक है। अब उस पर बैठे मत रहना कि क्या आएगा, लीव इट।
सबसे आखिरी में स्पेस छोड़ दो, जितना आपको लगता है कि 3 नंबर के हिसाब से, तो 3 नंबर के हिसाब से स्पेस छोड़ो और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए। स्पेस छोड़ दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेपर छोड़ के आ जाओ। डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, चाहे आता है चाहे नहीं आता, अटेम्प्ट जरूर करके आना। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, जरूर अटेम्प्ट करके आना। गलती से भी क्या पता 3 नंबर के क्वेश्चन में टीचर क्या पता आधा नंबर ही दे दे, क्या पता 1 नंबर ही दे दे जो आप लिखाओ, लेकिन छोड़ के गलती से भी नहीं आना, ठीक है। सो इन बातों का जरूर ध्यान देना, देखना आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये चीजें अपने एग्जाम में प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि मैम जो 15 मिनट्स का जो टाइम रहता है रीडिंग टाइम, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो इसके लिए भी मैं सोच रही हूँ एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करूं, तो वो भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, बाय बाय।